हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछला सब्जेक्ट इतिहास की प्रश्न बैंक का पूरा वीडियो मेरे द्वारा अपलोड कर दिया गया है। उसके बाद एक वीडियो पॉलिटिकल साइंस का, और इसी बीच हमारे विद्यार्थियों का बार बार मैसेज आया कि सर ज्योग्राफी का भी शुरू करो, इकोनॉमिक्स का भी शुरू करो। तो आज उन्हीं बच्चों के कहने पर ज्योग्राफी का भी लेकर आया हूँ, और पॉलिटिकल का ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का पॉलिटिकल और ज्योग्राफी बनने के बाद लेके आ पाऊंगा। तो तब तक थोड़ा आप ध्यान रखें इकोनॉमिक्स का, क्योंकि तीन एक साथ ले जा पाना संभव नहीं बच्चों। तो अभी आपसे हम सॉरी बोलते हैं इसके लिए। आज ज्योग्राफी का पहला चैप्टर आपके सामने बच्चों लेकर आए हैं, तो आप मेरे साथ अपना पेन और नोटबुक लेके तैयार करें, जिससे कि अपना अध्ययन आप इकाई बार कर सकें, है ना। यहाँ पर इसमें आपको दिए गए हैं, आपको पहले से मालूम है, ब्लूप्रिंट आपके सामने है ही पहले से। तो आज हम ये इकाई 1 मानव भूगोल के सिद्धांत इससे लेकर आए हैं। ब्लूप्रिंट के अनुसार इसमें 2 आएंगे 1-1 अंक के, और 1 आएगा 2 अंक का। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आपके पास ये 4 अंक के इससे आएंगे टोटल। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न, भूगोल विषय में परिचय प्राप्त होता है ना। भूगोल विषय में किसका परिचय प्राप्त होता है? प्रकृति और मानव का। यहां आ जाएगा बच्चों, प्रकृति और मानव आ जाएगा। नंबर 2, प्रकृति के घटक हैं भौतिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और आर्थिक पर्यावरण। तो बच्चों इसमें आएगा भौतिक पर्यावरण आ जाएगा इसमें। तीसरा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, भौतिक पर्यावरण के तत्व नहीं हैं। तो भौतिक पर्यावरण के तत्व नहीं है, मिट्टी है, जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति है, नगर है। तो इसमें बच्चों नगर भौतिक पर्यावरण के तत्व नहीं है। इसमें 4 मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र हैं। मानव भूगोल के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल या उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी आ जाएंगे मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र। प्रकृति पर मानव की विजय को संभव बनाया है अन्वेषण और विवरण ने, प्रादेशिक विश्लेषण ने, क्षेत्रीय विभेदन ने और उपरोक्त सभी। तो इसमें भी बच्चों उपरोक्त सभी आ जाएगा। प्रकृति एक शक्तिशाली, बल, पूज्य एवं सत्कार योग्य है। यह कथन संभव है। संभववाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद, व्यवहारवाद और नव निश्चयवाद। तो इसमें संभववाद हो जाएगा ये। अब आ जाएंगे अपन बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों को संश्लेषित अध्ययन करता है। तो इसमें आ जाएगा बच्चों मानव भूगोल। आप लिख लेंगे इसमें मानव भूगोल, इसमें आ जाएगा। नंबर 2, किसी राज्य में सड़कों, रेल मार्ग और जल मार्गों के जाल का वही महत्व है जो मानव शरीर की परिसंचरण धमनियां। यहां क्या आ जाएगा? परिसंचरण धमनियां। जैसे बच्चों हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, खून इधर से उधर चलता है। तो ऐसे ही सड़क, रेल, जलमार्ग, ये जो परिवहन के साधन है, परिवहन के साधन भी यही करते हैं। एक स्थान से दूर स्थान तक हम मनुष्यों को, है ना, मनुष्यों के उपयोग की वस्तुओं को ले जाते हैं। तो वही काम जो ये कर रहा है वो हमारे अंदर, शरीर के अंदर हमारी जो धमनियां हैं, ब्लड सर्कुलेशन का काम भी वो ही करती हैं। तीसरा इसमें है, स्थान बदलकर खेती की जाने वाली कृषि को आप सब जानते हैं, झूमिंग खेती है, स्थानांतरित खेती है ना बच्चों। काटो और जलाओ इसको ही कहते हैं। तो यहां पर लिख लो आप झूमिंग, है ना। इसमें तो बहुत सरल है ये झूमिंग खेती। ये आदिवासी वर्ग भारत में ज्यादा करता था इसको। नंबर 4, घर्षण और ऊष्मा सिद्धांत ने किसकी खोज की? अग्नि की खोज की बच्चों। 5वां, तीव्र गति से चलने वाले यान वायुवती नियम का प्रयोग करते हैं।
गति। वायु गति नियम का प्रयोग करते हैं। डीएनए और आनुवांशिक रहस्यों की समझ खाली स्थान पर बजाय प्राप्त होने लगी तो बीमारियों और आखिरी है बच्चों 7वां, प्रौद्योगिकी किसी भी समाज में सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। प्रौद्योगिकी ठीक है, प्रौद्योगिकी किसी भी समाज में सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। चलो बच्चों आगे तीसरा करते हैं सही जोड़ियां। प्रौद्योगिकी जिस पर हम चर्चा करके आ रहे हैं तो इसमें सांस्कृतिक विकास ई एक आ जाएगा यहां पर। ठीक बच्चों, दूसरे में डीएनए एवं आनुवांशिकी तो इसमें दा आ जाएगा। बीमारियों पर विजय दो आ जाएगा प्यारे बच्चों उसमें। तीसरा रुको और जाओ तो इसमें आ जाएगा, तीसरे में आ जाएगा संभववाद बा, तीसरे का बा आ जाएगा, यानी तीसरा आ जाएगा बच्चों इसमें, है ना, सॉरी प्रकृति पर विजय संभववाद, सॉरी। चौथे पे है रुको और जाओ, इसमें है नव निश्चयवाद, ये चौथे का या चौथा है ना, यानी तीसरे प्रकृति पर विजय संभववाद, चौथा रुको और जाओ नव निश्चयवाद, पांचवा उत्तर आधुनिकवाद का जो उदय हुआ बच्चों वो 1990 से माना जाता है, और अंतिम है कल्याण विचारधारा का उदय 1970 बच्चों आ जाएगा इसमें, ये छठवां हो जाएगा। इस तरह से सही जोड़ियां भी आपके सामने हो गई। अब है सत्य असत्य। ठीक बच्चों, सत्य असत्य को देखते हैं अपन। भौतिक पर्यावरण में मानव सम्मिलित है, ये असत्य है। प्रकृति एवं मानव अविभाज्य तत्व हैं, ये भी असत्य है। व्यवहारवादी भूगोल मानव भूगोल का उपक्षेत्र है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है बच्चों, इसमें ये दोनों, सॉरी दूसरा भी सत्य है, मानव एवं प्रकृति अविभाज्य तत्व, ये सत्य दूसरा। तीसरा भी सत्य। चौथा निश्चयवाद विचारधारा के प्रमुख समर्थक रेट जेल थे, ये भी सत्य है बच्चों। ट्रांडहाइम एक शहर का नाम है, ये भी सत्य है। और अंतिम है मानव भूगोल में मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, तो ये भी सत्य है। अब आते हैं बच्चों एक वाक्य में उत्तर देंगे। तो मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? कुमारी ई.सी. सैमुअल। ठीक बच्चों, ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेंगे। मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन कुमारी ई.सी. सैमुअल का है। नंबर 2, मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण परिवर्तन ला सकता है, यह किस वाद को दर्शाता है? संभववाद को दर्शाता है बच्चों। ये अभी आपने पढ़ाई था, रुको और जाओ किस अवधारणा? तो इसमें है नव निश्चयवाद। ठीक बच्चों, अभी आप इसको सही जोड़ियों पर देख के भी आए थे, है ना। और चौथा है बच्चों इसमें आपका नव निश्चयवाद विचारधारा को किस भूगोलवेत्ता ने प्रस्तुत किया है? ग्रिफिथ टेलर। किसने? ग्रिफिथ टेलर ने यह प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपका ये एक अंक के जो हैं वो सारे हो गए हैं। अब 2 अंक के जो पूछे जाने वाले हैं उन पर यहां चर्चा कर रहे हैं। आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से या आप जैसे भी समझकर आप लिख सकते हैं। इनको आप हूबहू भी लिख सकते हैं, इनको आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। ये तो केवल आपको एक आदर्श तरीका बताया जा रहा है कि हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। भूगोल की 2 प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल है बच्चों, यहीं से शुरुआत हो रही है इसकी। तो नंबर
एक भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल क्या है बच्चों? भौतिक भूगोल में प्रकृति के तथ्यों जैसे शैल, भूकंप, ज्वालामुखी, उच्चावच आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम भौतिक भूगोल कहते हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत शैल, उच्चावच, भूकंप, ज्वालामुखी आदि आते हैं। दूसरा जो दो प्रमुख शाखा पूछनी, तो दूसरा है मानव भूगोल। मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों जैसे मानव प्रजाति, जनसंख्या, मानव व्यवसाय, अधिवास, अंतरराष्ट्रीय संबंध आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये बच्चों आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा, मानव के प्रकृतिकरण से क्या अभिप्राय है? मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर है। मानव भूगोल की प्रकृति कैसे अंतर विषयक है? कैसे अंतर विषयक है? मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है क्योंकि इसमें मानव और प्रकृति पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसी कारण इसका अनेक सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है, जैसे सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान आदि। इसी प्रकार से मानव भूगोल किस प्रकार सामाजिक संबंधों से संबंध है, जो तीसरा वाला प्रश्न है बच्चों, इस तीसरा वाले प्रश्न को भी आप इससे ही हल कर सकते हैं। लगभग दोनों एक से ही है, तो तीसरा और दूसरा बच्चों प्रश्न एक सा ही है ये। अगला प्रश्न है चौथा, प्रकृति का मानवीकरण से क्या तात्पर्य है? तो वास्तव में पर्यावरण से प्राप्त संसाधन ही संभावनाओं को जन्म देते हैं बच्चों। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं, जिनकी छाप प्रकृति वातावरण पर हर जगह दिखाई पड़ती है। इस तरह प्रकृति का मानवीकरण होने लगता है। पांचवा प्रश्न बच्चों, मानव भूगोल के दो उपागमों के नाम लिखिए। यह भी बहुत सरल प्रश्न है बच्चों। तो नंबर 1 अन्वेषण और वितरण है इसमें, और नंबर 2 प्रादेशिक विश्लेषण है। तो अन्वेषण और विवरण क्या है? साम्राज्य और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोज व अन्वेषण को प्रोत्साहित किया। आप ये भली बात जानते हैं कि 14वीं-15वीं शताब्दी में भारत सहित जैसे अन्य क्या कहते हैं अफ्रीका, अमेरिकी महाद्वीप के देशों को खोजा गया। तो इसके पीछे दो ही रीजन था, एक तो व्यापारिक गतिविधि जो बंद हो गई थी, और दूसरा फिर वहां पर व्यापारिक गतिविधि ने साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को जन्म दिया, और इसको हम उपनिवेशवाद के नाम से भी बच्चों जानते हैं। जैसे भारत में कई व्यापारिक कंपनियां यूरोपीय आई, पुर्तगालीज आए, इंग्लैंड आए, डच आए, फ्रांसीसी आई। इसी प्रकार से यूरोप के अन्य देश अन्य महाद्वीपों की ओर व्यापारिक गतिविधि और अन्य चीजों के लिए निकल गए। तो इसमें क्या हो गया? साम्राज्य और व्यापारिक रुचियों ने क्षेत्रों में खोजों अन्वेषणों को प्रोत्साहन दिया, जबकि प्रादेशिक विश्लेषण में क्या आएगा बच्चों? प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत विवरण किए गए। मत यह था कि किसी की सभी प्रदेश पृथ्वी के भाग हैं, अतः इन भागों को पूरी समझ पृथ्वी को पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। अगला है नव निश्चयवाद। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये नव निश्चयवाद वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नव निश्चयवाद क्या है? भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की। तो ये तो आप पहले भी याद करके आए कि नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत करने वाले कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आपको याद करना पड़ेगा। ग्रिफिथ टेलर नव निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत करने वाले भूगोलवेत्ता हैं। क्या कहा इन्होंने? जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग परिलक्षित करता है, ये ग्रिफिथ ने कहा। उन्होंने इस नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया इन्होंने। अब अगला है मानव भूगोल के कोई दो उपक्षेत्र बच्चों। तो इनके भी दो उपक्षेत्र हैं, व्यवहारवादी भूगोल है और संस्कृतिवादी भूगोल है। व्यवहारवादी भूगोल के अंदर इसमें मानव व्यवहार को प्राथमिकता देने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जबकि सांस्कृतिक में भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न संस्कृतियों का पर्यावरण के साथ अनेक संबंधों को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है तथा वितरण प्रतिरूप को दर्शाते हुए वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों 8वां है, मानव भूगोल के कोई दो विषय क्षेत्र लिखिए। तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। भूगोल की इस शाखा में विभिन्न प्रदेशों में निवास करने वाले
जनसंख्या के समूहों एवं उनकी प्राकृतिक परिस्थितियों के व्यापारिक संबंधों की विवेचना की जाती है। जैसे जनसंख्या तथा उनकी क्षमता और मानव भूमि का अनुपात, है ना, मानव भूमि का अनुपात, और दूसरा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन। नंबर 9, मानव भूगोल की दो शाखाओं के नाम लिखिए। तो ये दो शाखाएं आर्थिक भूगोल हैं बच्चों और सांस्कृतिक भूगोल हैं। सांस्कृतिक भूगोल में लिखवा ही चुका, आर्थिक भूगोल में आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं उनका आप थोड़ा सा 2-2 लाइन लिख देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। नव निश्चयवाद क्या है? तो जो अभी हमने छठवां क्वेश्चन आपको लिखवाया उसको ही पुनरावृत्ति सेम लिख यहां पर कर दी उन्होंने, हूबहू यही प्रश्न है बच्चों, ये 2 बार लिखने में आपके यहाँ आ गया, तो आप छठवें प्रश्न को ही इसमें आप लिख देंगे। कौन से में? नव निश्चयवाद में इसमें। और आखिरी है इसमें क्षेत्रीय विभेदन क्या है? एक क्षेत्र में व्याप्त विशिष्टता का दूसरे क्षेत्र से भिन्न होना क्षेत्रीय विभेदन कहलाता है। भूगोल में क्षेत्रीय विभेदीकरण को की नींव हिकेटियस ने रखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने नव निश्चयवाद के बारे में पढ़ा, किसने परिसंकल्पना प्रस्तुत की, ऐसे ही क्षेत्रीय विभेदन की संकल्पना, विभेदीकरण किसने दिया है? हिकेटियस। ये आप बिल्कुल बच्चों याद रखेंगे कि क्षेत्रीय विभेदन की परिकल्पना किसने दी है? हिकेटियस के द्वारा दी गई है। सॉरी, इसमें आप प्राकृत 12वां क्वेश्चन, प्रकृति पर मानव द्वारा किए गए 2 प्रयास। तो नंबर 1, महासागरों का समुद्री मार्ग में उपयोग, सॉरी महासागरों का समुद्री मार्ग में, है ना, व्यापारिक मार्ग कह लो चाहे इसको, समुद्री मार्ग लिखा है ना इसमें, तो समुद्री मार्ग का महासागरों का किसमें? व्यापारिक या यातायात के लिए उपयोग किया गया। और नंबर 2, तरंगित पहाड़ियों में चारागाहों का उपयोग। तो ये 2 प्रयास हैं किसके? प्रकृति द्वारा मानव द्वारा किए गए प्रयास। और तीसरा, कल्याण परक या मानववादी विचारधारा। ये भी बहुत सरल है बच्चों। कल्याण परक या मानववादी विचारधारा का संबंध मुख्य रूप से लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है। इसमें आवास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे पक्ष क्या है? सम्मिलित हैं। तो इस तरह से बच्चों आज आपने भूगोल की इकाई 1 का अध्ययन किया। हम कल अगली इकाई के साथ उपस्थित होंगे, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।